हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से कवर अप कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं जो भी मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ। तो आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले जो बात की जा रही है यूनाइटेड नेशंस डे के बारे में। यूनाइटेड नेशंस डे जो है यानी यूएन डे 24 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है इसकी? बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। एम क्या है इसका? कि इसकी जो यूनाइटेड नेशन चार्टर्स के तहत यूनाइटेड नेशन को जो इस्टेब्लिश किया गया था उसी की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है आज 24 अक्टूबर को। क्लियर? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब क्या है? मीन्स डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रखने के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कि जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है पॉवर्टी को क्या किया जाता है, पॉवर्टी के केस जो बढ़ रहे हैं तो पॉवर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल कर लाई जाती है ताकि पता चल पाए कि पॉवर्टी के केसेस आखिर बढ़ क्यों रहे हैं। अगर बढ़ रहे हैं उसको कम करने की कोशिश की जाती है। तो हम इसे कम करने की कोशिश करेंगे इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे जो है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 24 अक्टूबर को हर साल किया जाता है। एम क्या है? कि लोगों को अवेयर करना रिलेटेड टू डेवलपमेंट जो प्रॉब्लम्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फेस की जा रही है, और नीड यानी कि ज़रूरत है स्ट्रेंथन करने की, इंटरनेशनल लेवल पे कॉर्पोरेट करने की, ताकि चीज़ों को सॉल्व किया जा सके। क्लियर? नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ के बारे में बात हो रही है। आईएमएफ के साथ साथ वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में भी यहाँ पे बात की जा रही है। तो रिसेंटली ही अभी क्या देखने को मिला है कि जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है जिसको आईएमएफ बोलते हैं, इसमें चेंजेस लाने की बात की जा रही है। जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी तब जो वर्ल्ड में जो सिचुएशन थी वो अलग थी। ठीक है, उस टाइम जो वर्ल्ड था वो अलग था। अगर आज के टाइम में प्रेजेंट देखें तो वर्ल्ड जो है वो अलग तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा चेंज करने की इसमें ज़रूरत जो है वो देखी जा रही है। ठीक है, तो कैसे इसमें हमने चेंजेस लाने हैं ये बातें इस पर की जा रही है। क्लियर? बात करते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। इसको 1944 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, बैटन वुड्स के तहत। क्लियर? 189 मेंबर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। उसी के साथ अब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में डिफरेंस क्या है ये भी हम देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है डेवलपिंग कंट्रीज से जो पॉवर्टी हंगर की सिचुएशन है उसको कैसे रिड्यूस करना है उस पर काम किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और साथ ही साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उस पर काम करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। दूसरा आईएमएफ के बारे में देखें तो यानी कि जैसे मोनिटर करना पॉलिसीज को कैसे स्टेबलाइज करना है किसी भी कंट्री में। क्लियर? यानी कंट्री की इकोनॉमी को कैसे कैसे अच्छे तरीके से लेके चलना है, कैसे अच्छी होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की जो इकोनॉमी है। ठीक है, वर्ल्ड की जो करेंसीज को कैसे स्टेबल रखना है ये काम कौन करता है? आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्लियर है? तो इनके अंदर जैसे आईएमएफ है, आईएमएफ का क्या रोल रहता है वर्ल्ड बैंक में उसके बारे में पता किया जाता है। ठीक है, आईएमएफ वैसे भी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, ठीक है, वर्ल्ड की इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए इस पे काम किया जाता है आईएमएफ के द्वारा। तो इसमें कुछ चेंजेस लाने की यहाँ पे बात की जा रही है। इसमें और बोला गया है, इसमें ये चीज़ें भी बोली गई है कि पावर जो है, ठीक है, उसको कैसे डिवेल्युएट करना है। पावर जैसे आईएमएफ की जो कोटा पावर रहती है, वोटिंग पावर रहती है। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग पावर्स देखने को मिलती है। क्लियर? जैसे यूएसए की सबसे ज़्यादा है 15.85 है, जापान की 6.84 है, चाइना की 4.42 है, जर्मनी की 4 है, यूके की 3.75 है, फ्रांस की 3.75 है, इंडिया की 2.77 है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो पावर की जो प्रक्रिया है, ठीक है, तो उसको कैसे डिवेल्युएट करना है ताकि बाकी कंट्रीज जो हैं उनको भी मौका मिल सके। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है, ठीक है, वो भी इस बार क्या कर दी गई, इस बार पेश नहीं की गई, क्योंकि वर्ल्ड बैंक को लगा कि आईएमएफ जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट के तहत जो चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है, रैंकिंग देखने को मिलती है, वो सही तरीके से पेश नहीं की जा रही है। और उसके तहत हम ये भी पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कहाँ पे पॉवर्टी है, कहाँ पे चीज़ें जो है प्रॉब्लम फेस कोई कंट्री कर रही है। ठीक है, तो उस पर सुधार भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वो इस बार पब्लिश नहीं की गई। क्लियर?
तो IMF जो है उसको सेटअप किया गया किसके साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, आफ्टर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम ड्यूरेशन कब था, 1939 टू 1945 तक, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का 1914 टू 1918 तक, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये IMF के साथ साथ वर्ल्ड बैंक का जो गठन किया गया स्पेशली वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में, क्लियर, 1944 में, ताकि जो प्रॉब्लम्स देखने को मिली वॉर के ड्यूरेशन में अलग अलग कंट्रीज़ को, तो उसको कैसे चीज़ों को स्टेबलाइज करना है, उसी के तहत ये इनका क्या किया गया, इस्टेब्लिशमेंट किया गया। दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ठीक है, सेटअप की गई। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के कॉन्फ्रेंस जो देखने को मिली, ब्रेटन वुड्स कहाँ पे है, USA में है, ठीक है, जिसको ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रपोज जो किए गए रिफॉर्म्स इसके तहत, ठीक है। रिफॉर्मिंग कोटा सिस्टम, कोटा सिस्टम मैंने अभी आपको बताया कि उसमें भी रिफॉर्म लाने चाहिए, जो वोटिंग पावर्स हैं, ठीक है। तो उसमें रिफॉर्म लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको भी मौका मिलना चाहिए, कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज़ करनी है डेवलपिंग नेशन में, ठीक है, ताकि हर एक कंट्री को मौका मिलना चाहिए रिलेटेड टू वोटिंग पावर। कोटा जो है स्पेशली जो ब्रिक कंट्री है, 5 कंट्रीज़ इसमें आ जाती है, ब्राज़ील, रशिया। जैसे ब्रिक्स कंट्री में 5 कंट्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ को भी मौका मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन कंट्री के पास सबसे ज़्यादा कोटा आपको इसका देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसको डिक्रीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है, डिवेलुएट करने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों को। ऑल्सो इंपॉर्टेंट ये भी रह जाता है कि न्यू कोटा फॉर्मूला भी आना चाहिए, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो GDP जो है बेटर अगर देखने को मिले अलग अलग कंट्रीज़ की, ठीक है। ट्रू इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखने को मिलनी चाहिए, इमर्जिंग मार्केट जो है स्पेशली डेवलपिंग इकोनॉमीज़, और हेल्प करनी चाहिए जो लोअर इनकम कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो उनको भी आगे आना चाहिए। इसका फोकस ये रहना चाहिए IMF का, ठीक है, फोकस होना चाहिए लोअर इनकम कंट्रीज़ का, ताकि उनको सपोर्ट मिल सके, ठीक है। एक्टिविटीज़ जैसे आर्टिकल आप देख सकते हैं, आर्टिकल 4 जो है वो बात करता है कैसे यूटिलाइज करना है, जैसे रेटिंग एजेंसीज रहती है, ठीक है, जैसे मूडीज़ वगैरह होगी, रेटिंग एजेंसी के तहत जो जो इंडेक्स या जो चीज़ें देखने को मिलती है, उसके तहत हम क्या कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे हमारी कंट्री हो गई, ठीक है। तो मोस्ट जो एशियन कंट्रीज़ है जैसे हमारी कंट्रीज़ में इंक्लूड है, ठीक है, उसमें फ़ंड रेज करने की ज़रूरत है, ताकि फॉरेक्स रिजर्व जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा करती है। फॉरेक्स जो रिजर्व्स रहती हैं, फॉरेक्स जो रिजर्व्स का मतलब क्या रहता है, आप यहाँ पे देख लीजिए। फॉरेन जो एक्सचेंज इसको बोलते हैं, ये क्या करती है, एक सेंट्रल बैंक जो रहता है किसी भी कंट्री का, ठीक है, उसमें सेंट्रल बैंक के द्वारा फॉरेन जो करेंसीज रहती है, ठीक है, ये तो वो कंट्रोल करती है किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक, ठीक है, एज अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसको बोलते हैं, क्लियर। तो रिजर्व जो है ये यूटिलाइज किया जाता है, जैसे यूज़ किया जाता है जो लाइबिलिटीज़ रहती हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़ रहती हैं, ठीक है, उसमें इंक्लूड रहते हैं एनी जो मनी रहती है, ठीक है, बाई सेंट्रल बैंक के द्वारा, यानी कि कोई भी कंट्री की जो मनी रहती है, ठीक है, तो वो सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है, क्लियर। जैसे हमारी कंट्री का RBI है, ठीक है, तो ये जैसे USA का फेडरल रिजर्व बैंक है और इंडिया का RBI है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है इंडिया में वो डिक्लाइन हुआ, ठीक है, $638.65 बिलियन, क्लियर, ड्यूरिंग जब सितंबर 24 में, और ये डाटा किसके द्वारा रिलीज़ किया गया, RBI के द्वारा, क्लियर। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। उसके अलावा देखते हैं कि मैनेजमेंट रिफॉर्म्स कैसे लेके चलने हैं IMF में, ठीक है। तो मॉडिफाई करने की ज़रूरत है मैनेजमेंट सिस्टम को। IMF और वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है ये इनफॉर्मल अरेंजमेंट इनके द्वारा किया जाता है। जो हेड है, जैसे कोई भी हेड है IMF का, ठीक है, इसमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। IMF का हेड क्या होना कौन सा होना चाहिए, यूरोप से बिलोंग करता होना चाहिए, और वर्ल्ड बैंक का जो है वो हेड अमेरिका, ठीक है, अमेरिकन होना चाहिए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, तो फिर बाकी कंट्रीज़ को कैसे मौका मिलेगा, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। अगर बात करें इसके अलावा IMF जो है तो उसको रीथिंक करने की ज़रूरत है, यानी कि रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें ये बात की जा रही है। इसके अलावा देखें कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में, ठीक है, जो प्रपोज रिफॉर्म्स है, ठीक है। तो अगर PPP के बारे में, ठीक है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रपोज रिफॉर्म्स जो हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बोला जाता है जैसे परचेजिंग पावर जो पैरिटी है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे आप देखिएगा परचेजिंग पावर जो पैरिटी है जिसको PPP बोला जाता है,
ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। ठीक है, तो ये पॉपुलर मैट्रिक यूज़ किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, और कंपेयर किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ को। ठीक है, उनकी करेंसी थ्रू बास्केट ऑफ गुड्स अप्रोच। मतलब यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, इस स्लाइड में देखिएगा। जैसे कंट्री ए है, यहाँ पे कंट्री बी है। ठीक है, तो कंट्री ए जो है वहाँ के लोग जो हैं वो अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं। स्टेपल फूड जैसे हो गया सोया मिल्क हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, फिश हो गया, राइस हो गया। तो इनके खर्चे जो रहेंगे इसके तहत वो काफ़ी अलग देखने को मिलेंगे। अब कंट्री बी है, उनका जो स्टेपल फूड है, जो डेली रूटीन का फूड रहता है, जैसे मिल्क, बटर, बीफ, पोटैटो, तो इनके खर्चे इनके हिसाब से रहेंगे, तो अलग देखने को मिलेंगे। शॉपिंग हैबिट इनकी अलग होगी। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑल्सो डिफरेंट रहेगी। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहता है गुड एंड फ्री का। ठीक है, तो कार्स एंड गैसोलाइन एंड हैविली टैक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो रहेगा इस कंट्री का वो काफ़ी पुअर रहेगा। कार्स एंड गैसोलीन जो है वो सब्सिडाइज देखने को मिलेगी। तो कंट्रीज़ जो हैं, यानी कि जिस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है वहाँ पे आपको फंड्स वगैरह भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे जो है वो शो कर रखी है। क्लियर? तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। तो बात करते हैं इसकी परचेजिंग पावर जो पैरिटी है, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज में करेंसीज जो है, ठीक है, थ्रू अ बास्केट ऑफ गुड अप्रोच देखने को मिलेगी। तो ये अलो करता है इकोनॉमिस्ट को कि कंपेयर करने के लिए जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है और स्टैंडर्ड कैसा है किसी भी कंट्री का। ठीक है, जैसे ए कंट्री का मैंने आपको बताया और बी कंट्री का अलग अलग स्टैंडर्ड देखने को मिला है। स्टैंडर्ड जो है वो डिफरेंट देखने को मिलता है, तो एनालाइज किया जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के द्वारा। क्लियर? तो सम जो कंट्रीज है उसमें एडजस्ट किया जाता है, जैसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहता है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या रहता है, किसी भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, एक बाउंड्री लाइन में, डेट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है किसको, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को। ठीक है, सॉरी, परचेजिंग पावर पैरिटी को। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने डिटेल में डिस्कस की है। क्लियर? नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 60 पॉइंट एक्शन प्लान के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। रिसेंटली ही स्टेट सेंटर के द्वारा प्रिपेयर किया गया है कॉम्प्रिहेंसिव 60 पॉइंट एक्शन प्लान। तो अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ हैं मिलकर यहाँ पे काम करेगी, डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मिलकर यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, 3 बकेट सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेवरेजिंग यानी कि आईटी एंड टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करना है गवर्नर्स में, कैसे बिजनेस क्लाइमेट को इम्प्रूव करना है, अपग्रेड कैसे करना है सिविल सर्विसेज को। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो ये जो सारी जो प्रक्रिया जो है किसके द्वारा ये की गई है, ये नीति आयोग के द्वारा ये हैंडल की गई है। तो इनका टारगेट भी है कि पॉवर्टी को कैसे ख़त्म करना है आने वाले 5 सालों में। क्लियर? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है वो प्लान लेके चल रही है, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड करवानी है, फॉर सर्विस स्टाफ अंगेज जो है, कंस्ट्रक्शन प्रिवेंट कैसे करना है, जो स्लम्स हैं। ठीक है, स्लम्स जो देखने को मिलते हैं ना, जैसे मुंबई में है। क्लियर? तो उस चीज़ों को कैसे प्रिवेंट करना है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। अगर बात करें कि आधार का जो यूज़ किया जाता है, ब्रिंगिंग टुगेदर बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगी। ठीक है, तो फैमिली डाटाबेस डिज़ाइन भी यहाँ पे ऐड किया गया है, जो डेवलप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, और प्रमोट किया जाएगा इसको। जैसे आधार जो है, आधार से रिलेटेड जो डाटा रहता है, ठीक है, वैसे ही इसको प्रमोट किया जाएगा एज अ फैमिली डाटाबेस डिज़ाइन। क्लियर? तो बात करते हैं कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्ट्रीज जो है ये आइडेंटिफाई करेगी 100 to 200 आइकॉनिक स्ट्रक्चर और साइट्स जो हैं हमारी कंट्री में। और बात करते हैं सेंटर्स, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ठीक है, वो सेटअप किए जाएंगे रूरल एरियाज़ में, किसके द्वारा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा। ठीक है, तो सच है जैसे सेंटर्स रहते हैं, जैसे सिंगापुर लेवरेजिंग आईटी एंड टेक्नोलॉजी फॉर गवर्नेंस, जैसे सिंगापुर में चीज़ें देखने को मिल रही है वैसे हमारी कंट्री में भी की जा रही है। ठीक है, तो सेवरल एक्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इनपुट्स जो हैं, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्ट्रीमिंग की जाएगी, डिस्टर्बेंस किया जाएगा स्कॉलरशिप का। ठीक है, ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड, जैसे डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है ना सोसाइटी में, कि अभी भी लोगों के पास क्या है, वो कीपैड वाले फ़ोन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्मार्टफोन्स जो है वो कई लोगों के पास नहीं है। तो डिजिटल डिवाइड जो है इसको कैसे कवर अप करना है, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाती है। ठीक है, तो डिजिटलाइजिंग करना है ऑल लैंड रिकॉर्ड्स जितने भी है 2023 तक। ठीक है, अंडर सेंट्रल डाटाबेस कॉल मातृभूमि। क्लियर? इंटीग्रेशन करना है, ई कोड सिस्टम लेके आना है, कैसे प्रोवाइड करवानी है इसके तहत ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, और रिलेटेड इश्यूज जो हैं, ठीक है, वो जल्द से जल्द जो है वो ई कोड सिस्टम के तहत जो केसेस रहते हैं वो सॉल्व कर सकें। उसके अलावा जो सिटीजनशिप है, ठीक है, जैसे लिंक किया जाता है बर्थ सर्टिफिकेट से थ्रू टेक्नोलॉजी एंड मेन स्ट्रीम। क्लियर? तो आई होप आपको
अब हम देखते हैं इम्प्रूव कैसे करना है बिजनेसेस जो क्लाइमेट है, ठीक है, बिजनेस क्लाइमेट को उसमें इंक्लूड रहेगा बिजनेस क्लाइमेट में कि हमने कम्प्लीटली जो काम करना है सर्टन प्रीमिसिव यानी कि परमिशन जो लेनी पड़ती है, ठीक है, तो जो परमिशन लेनी पड़ती थी उसको रिड्यूस किया गया है, ठीक है, और स्टार्टिंग की जो कॉस्ट रहती है बिजनेस की 10 सेक्टर में उसको भी रिड्यूस किया गया है। और साथ ही साथ जो वियतनाम और इंडोनेशिया में जो चीज़ें देखने को मिलती है वैसे ही, ठीक है, ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा क्लियरनेस के लिए। सिंगल पॉइंट जो एक्सेस है रिलेटेड टू ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज। इंसेंटिव्स जो है वो दिए जाएंगे टाइम टू टाइम लैंड एक्विजिशन एंड फॉरेस्ट क्लियरनेस के लिए। और वन कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंट जो मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत, ठीक है, ये सारे सब्ज्यूम किए गए हैं। वेरियस लॉज जो थे एक ही लॉ में इसको क्या किया गया है, सब्ज्यूम किया गया है। मेंटरिंग जो प्लेटफॉर्म है स्टार्टअप्स के लिए, स्किलिंग प्रोग्राम के लिए, वो इमर्जिंग किया जाएगा सेक्टर्स को। उसी के साथ 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 जो जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, मैपिंग जो डिसीजंस रहते हैं उनको इंक्रीज किया जाएगा कंट्री की जीडीपी के लिए, ठीक है, पुश किया जाएगा। जैसे जॉब्स क्रिएशन काफ़ी देखने को मिलेगी इसमें भी। और इसी के साथ साथ अब देखते हैं अपग्रेडिंग सिविल सर्विसेज। तो ये मिशन कर्मयोगी हमने पढ़ा भी था, ठीक है, तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है स्पेशली सिविल सर्वेंट्स के लिए। ट्रेनिंग दी जाएगी ऑफिसर्स को वेरियस एक्सपेक्ट्स के तहत, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, बोथ सेंटर एंड स्टेट यहाँ पे मिलकर काम करेंगे, ठीक है, और एक्सपर्टाइज जो है वो रहेंगे एक्सपोजर एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यहाँ पे देखने को मिलेगी फॉर हायर सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक है। परफॉर्मेंस बेस्ड वर्किंग, जैसे क्लियर एंड स्पेसिफिक टारगेट्स रहेंगे मिनिस्ट्रीज़ के, यहाँ पे मिलके काम करेंगी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल जो मैकेनिज्म है, तो जो इश्यूज रहेंगे स्टेट्स में, ठीक है, तो लिमिटेड जो कैपेसिटीज़ है, रिकंस्ट्रक्टिंग है डिपार्टमेंट्स टू गवर्नमेंट प्रोसेसिंग री इंजीनियरिंग, यानी कि हर 10 साल में क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा चीज़ों को कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, हर 10 ईयर्स में। तो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और रिव्यू या रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जाएगी। अगर बात करें गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग यानी कि जीपीआर की, तो ये जो प्रॉब्लम्स एंड नीड्स रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन की उसको कैसे सॉल्व करना है, इंप्रूव कैसे करना है क्वालिटी को सर्विसेज की। अपॉइंटमेंट जो रहेगी, यानी कि अपॉइंटमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स की, ठीक है। तो ये डाटा जो है बिंग नॉट यूज्ड सफिशेंटली, जो डाटा जो है वो यूज सफिशेंटली नहीं किया जा रहा है, ठीक है, एफिशिएंटली। तो अभी इसको क्या किया जाएगा, जो अपॉइंटमेंट्स रहेगी और ज़्यादा अपॉइंटमेंट की जाएगी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की एंड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स की। जितने भी गवर्नमेंट डाटा है शुड मे बी एक्सेसिबल टू ऑल मिनिस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है सबमरीन लॉन्च की गई है, लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल जो है, ठीक है, तो रिसेंटली ही नॉर्थ कोरिया के द्वारा फायर किया गया यानी कि टेस्ट किया गया सबमरीन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ब्लास्टिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल, ठीक है, ईस्ट कोस्ट से। नॉर्थ कोरिया जो है वो इंटरनेशनल लॉ के अंडर नहीं आता है, ठीक है, वंचित कर रखा है इसको, ठीक है, ये वंचित है। ब्लास्टिक मिसाइल की अगर बात करें तो रॉकेट प्रोपेल्ड सेल्फ गाइडेड स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम है ये, और ये फॉलो करता है ब्लास्टिक ट्रेजेडी को, ठीक है। तो डिलीवर करता है ये पेलोड जो लॉन्च साइट है प्री डिटरमाइंड टारगेट, यानी कि अपने टारगेट को अपने पॉइंट पे हिट करेगा, ठीक है। तो कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव्स देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ केमिकल, बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर जो म्यूनिशंस है, ठीक है। ब्लास्टिक ट्रेजेडी की अगर हम बात करें तो अनपावर्ड ऑब्जेक्ट है, एज ए मिसाइल है ये, ठीक है, अंडर यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के तहत ये क्या करती है, ये अपने टारगेट को हिट करती है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक जो फ्रिक्शन है वो पॉसिबल यहाँ पे देखने को मिलता है, और सरफेस जो है ये प्रोवाइड करवाता है नो सिग्निफिकेंट अल्टर कोर्स ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो इंटरनेशनल लॉ क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट ब्लास्टिक मिसाइल प्लोरिफिकेशन, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, हेग कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट ब्लास्टिक मिसाइल प्लोरिफिकेशन बोला जाता है। पॉलिटिकल इनिशिएटिव है ये, ठीक है, तो ग्लोबली कर्बिंग किया जाता है ब्लास्टिंग मिसाइल प्लोरिफिकेशन को, इंडिया इसका सिग्नेटरी है, ठीक है, याद रखना। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिमी की अगर बात करें, इसको 1987 में इस्टेब्लिश किया गया था ताकि ब्लास्टिक मिसाइल एंड अदर अनमैन्ड डिलीवरी सिस्टम जो है उसको फैलाने से रोकें, ठीक है, जो यूज़ की जाती है स्पेशल केमिकल, बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर अटैक। तो इंडिया के द्वारा ये ज्वाइन किया गया। तो सम जो इंडिया की ब्लास्टिक मिसाइल्स है जैसे अग्निपी मिसाइल, शौर्य मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, धनुष और सागरिका, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और इस मिसाइल की अगर बात करें जो नॉर्थ कोरिया के द्वारा भी की गई, ये प्रोजेक्टाइल मोशन शो करता है। प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे कि यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, ये बॉय है, तो ये फुटबॉल को किक कर रहा है, तो ये जो बन रहा है यू शेप, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। एक रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन और एक रहता है सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कल में जो
चीज़ें आपको देखने को मिलती है अगर गाड़ी जो है वो सर्कुलर मोशन में जा रही है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, यहाँ आप नॉर्थ कोरिया देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी ऑफ जापान है, ये नॉर्थ कोरिया, कैपिटल इसकी प्यांगोंग। ठीक है, ये साउथ कोरिया आप देख सकते हैं, सियोल इसकी कैपिटल है। येलो सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जापान, और ये है चाइना। क्लियर। तो सुप्रीम लीडर कौन है? जिम योंग उन। करेंसी इसकी वॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखें इंडिया के संदर्भ में, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया। क्लियर। नेक्स्ट है डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये उड़ीसा में पाई जाती है। उड़ीसा में आप देख सकते हैं इसको। रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि उन्हें रीलोकेट करना है अराउंड 420 फैमिलीज जो हैं, 40 कनेक्टिविटी जो विलेजेस हैं। ठीक है, तो डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से तो रीलोकेशन अभी देखने को मिलेगा, जो काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा था यहाँ पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का, उसके तहत, ताकि बेटर लिविंग कंडीशन हो सके जो फैमिलीज वहाँ से डिस्प्लेस की जा रही है। ठीक है, तो अगर बात करें डेब्रीगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बरगाड़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में देखने को मिलती है, नियर हीराकुंड डैम, महानदी रिवर। तो ये कवर करती है 346.91 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। क्लियर। तो ये बाउंडेड है ईस्ट एंड नॉर्थ जो है ह्यूज हीराकुंड रिजर्वियर से। इसको डिक्लेयर किया गया एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब? 8 फरवरी 1985 से। इंपॉर्टेंट साइट यहाँ पे देखने को मिलती है इन सितु कंजर्वेशन। ठीक है, तो इन सितु कंजर्वेशन क्या रहता है? तो इन सेतु कंजर्वेशन रहती है, जो स्पीसीज रहती है ना, उसको लेबोरेटरी में देख रेख के लिए रखना है या एक्सपेरिमेंट के लिए रखना है। ठीक है, तो इन हैबिट जो है यहाँ पे देखने को मिलता है कहाँ पे? स्टेट ऑफ उड़ीसा में। तो यहाँ पे 4 हॉर्न्ड एंटीलोप की स्पीसीज देखने को मिलती है, इंडियन लियोपर्ड, इंडियन एलिफेंट, सैम्बर, चीताल, गोर एक्सेट्रा, यहाँ पे जो एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं। मेजर जो प्रोटेक्टेड एरियाज है उड़ीसा में वो है, जैसे नेशनल पार्क हो गया, भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, जैसे भदरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हदगार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बैसीपाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदनकनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लखरी वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहीर मत्था। ठीक है, ये न्यूज़ में भी था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में ही पाई जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उड़ीसा की जो लोकेशन है, तो ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क आपके सामने। क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उड़ीसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इसको टच नहीं करता है, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।